नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता झा। दोस्तों, आज के दिन यानी कि 6 जुलाई को भारत और विश्व में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। और ऐसा ही एक नाम है लुई पास्चर का। 6 जुलाई 1885 को फ्रांस के इस महान वैज्ञानिक ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचाई। तो आज हम जानेंगे लुई पास्चर के बारे में। लुई पास्चर कौन थे? महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या क्या खोजे कि कैसे हमारी जान बचाएं करोड़ों बीमारियों से। दोस्तों, आप जब भी दूध की थैली खरीदते हैं तो आप खरीदते समय गौर करते होंगे कि उस पर लिखा होता है पास्चर मिल्क यानी कि पास्चर दूध। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? दरअसल पास्चर दूध महान वैज्ञानिक लुई पास्चर के नाम के कारण ही लिखा जाता है। वहीं ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दुनिया को बताया था कि दूध को पीने से पहले उसे अच्छी तरह से उबालना बहुत ज़रूरी है। जब तक उन्होंने ये बताया नहीं था तब तक लोग दूध को उबाल के नहीं पीते थे और इसकी वजह से उन्हें कई तरीके की बीमारियां होती थी और ये लोगों के लिए काफ़ी घातक होती थी, जानलेवा साबित होती थी ये बीमारियां। तो लुई का योगदान यहीं तक नहीं रहा बल्कि उन्होंने रेबीज के इंजेक्शन को भी इजाद किया ताकि लोग पागल कुत्ते काटने से मरे नहीं। तो ऐसे ही इन खोजों के बारे में, इस महान वैज्ञानिक के जीवन को और ज़्यादा समझते हैं हम। कई सारी दिलचस्प कहानियाँ इनसे जुड़ी हैं, उनको आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं लुई पाश्चर की जीवनी और इनके योगदान के बारे में। दोस्तों, लुई पाश्चर को पहले रसायन से बहुत लगाव था और रसायन को छोड़कर ये भौतिकी के क्षेत्र में चले गए और अचानक से इन्होंने भौतिकी को भी छोड़ दिया और ये जीव विज्ञान की तरफ इनका रुझान बढ़ गया। इनका जन्म हुआ था 1822 में फ्रांस में और ये एक ऐसे इंसान के घर में पैदा हुए थे जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के एक व्यवसायी सैनिक थे। तो लुई के पिता मूल रूप से चमड़े का व्यापार करते थे और लुई के पिता चाहते थे कि ये काफ़ी अच्छी शिक्षा हासिल करे ताकि उसे आर्थिक रूप से किसी भी कमी का सामना ना करना पड़े। तो लुई को एक अरबोई की एक पाठशाला में इन्होंने एडमिशन करा दिया, इनके पिताजी ने। फिर लुई ने क्या किया, वहाँ पे जब उनको उनकी टीचर पढ़ाती तो इनको कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो बच्चे इनको मंद बुद्धि कहकर मजाक उड़ाते थे और लुई ने वहाँ पे अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। तब इनके पिता ने काफ़ी कर्ज लेकर इनको पेरिस भेज दिया आगे की पढ़ाई करने के लिए। पेरिस में लुई ने वैसाको के एक कॉलेज में एडमिशन लिया और आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। लुई को पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी पर उन्हें विज्ञान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। ऐसे में उन्होंने रसायन शास्त्र के डॉक्टर ड्यूमा के साथ रसायन विज्ञान को समझना स्टार्ट कर दिया। इकोल नॉर्मेल कॉलेज से उपाधि ग्रहण करने के पश्चात इन्होंने रसायन को छोड़ दिया और ये भौतिकी की तरफ ध्यान देने लगे। इससे क्या हुआ कि इनको भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की मिली और इससे ये फायदा हुआ कि इनको भौतिक विज्ञान विभाग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। 1841 में फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने इनको अपनी विद्यालय में नियुक्ति दे दी। इसके एक साल बाद स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में ये बतौर प्राध्यापक पढ़ाने लगे। यहाँ पहुंचकर लुई की जिंदगी में काफ़ी अहम मोड़ लिए। इसके बाद लुई ने क्या किया, इनकी मुलाकात हुई पहली बार जीवाणु से। निजी जीवन जब इनकी बस गई तब लुई ने अपने करियर पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। वे पहले भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काम कर चुके थे और काफ़ी एक्सपीरियंस थे। अब उनकी रुचि जीव विज्ञान की ओर हो गई। फ्रांस में जिस जगह लुई का विश्वविद्यालय था वहाँ आसपास अंगूर के बगीचे बहुत सारे थे। वहाँ के मदिरा तैयार करने वाले कारीगरों को लुई के बारे में पता चला तो वे उनसे मिलने के लिए विश्वविद्यालय चले गए क्योंकि ये काफ़ी फेमस थे, जीव विज्ञान और भौतिकी शास्त्र पर काम कर चुके थे। तो सारे वहाँ के जो अंगूर की खेती करते थे बगीचे वाले, वो लोग इनके पास गए इनसे मिलने के लिए और कारीगर अपने साथ अंगूर से तैयार की गई एक पुरानी वाइन को लेकर गए थे। उन्होंने वाइन लुई को देते हुए कहा कि हमारी वाइन जब तक नई रहती है तब तक इसका स्वाद अच्छा रहता है, फिर जैसे जैसे वाइन पुरानी होती है इसके स्वाद में खटास आने लगती है। तत्काल लुई को भी इसका कोई जवाब नहीं मिला कि ऐसा क्यों होता है। वे बोतल को अपने साथ लैब ले गए। वहां वाइन की कुछ बूंदों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से घंटों तक देखते रहे। काफी देर तक अध्ययन करने के बाद लुई को बूंदों के बीच में सूक्ष्म कीड़े दिखाई दिए। ये कीड़े इतने छोटे थे कि इनको नंगी आंखों से देखना संभव नहीं था। लुई ने इन कीड़ों को जीवाणु का नाम दिया, यानी कि इससे पहले जीवाणु का नाम नहीं दिया गया था। लुई ने ही इस जीव को जीवाणु का नाम दिया।
लुई ने पाया कि वाइन का स्वाद इन्हीं जीवाणुओं के कारण बदल जाता है और उन्होंने वाइन को 20 से 25 डिग्री पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके फिर ठंडा किया। इसके बाद जब दोबारा जांच की तो पता चला कि जितने जीवाणु थे वाइन में सब मारे जा चुके थे। साथ ही मदिरा के स्वाद पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ था। जब यह बात वाइन बनाने वालों को पता चली तो उन्होंने अपनी वाइन को बोतल में भरने से पहले उसको 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उनको कोई दोबारा शिकायत नहीं मिली। इसके बाद लुई ने अलग काम किया। उन्होंने संक्रमण को रोकने के लिए काम करने स्टार्ट कर दिए। अब अंगूर से बनी वाइन में जब जीवाणु हो सकते हैं, ये सोचने के पश्चात उनको लगा कि हम भी जीव हैं, तो हमारे अंदर भी ये जीवाणु जरूर प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम लोग भी अंगूर खाते ही हैं, दूध पीते ही हैं, तो ये जीवाणु हमारे शरीर में भी जाते ही होंगे। तो उन्होंने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, दूध को गर्म करके पीना स्टार्ट कर दिया और इस सिद्धांत को देने के बाद पाश्चीकृत दूध चलन में आ गया। क्योंकि लुई जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, इसलिए जीवाणु की खोज इस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लुई जानते थे कि इससे कई बीमारियों का इलाज भी हमको मिल सकता है और कई बीमारियों को हम रोक भी सकते हैं। उन्हीं दिनों फ्रांस में क्या हुआ, एक मुर्गी पालक थे, वहां पे उनके मुर्गी पालन केंद्र में मुर्गियों में हैजा फैल गई। तो जो भी चूजे होते थे वो हैजा से मर जाते थे। तो एक मुर्गी पालक इनके पास पहुंचा अपने चूजों को लेकर और बोला कि इनको पता नहीं क्या हो गया और ये चूजे जो है वो मर रहे हैं। तो लुई ने उन चूजों पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। उनके खून का कुछ पार्ट लिया उन्होंने और उस पार्ट पे उन्होंने परीक्षण किया। जब परीक्षण किया तो उनको पता चला कि इनमें कई सारी बीमारियां हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन जीवाणुओं को रक्त में देखा तो उनको जांच में पता चला कि ये जीवाणु उनके रक्त में शामिल हैं। उन्होंने क्या किया, चूजों के रक्त से जीवाणुओं को निकाल कर एक इंजेक्शन तैयार किया और इस वैक्सीन को उन चूजों और मुर्गियों को लगाया जो ग्रसित नहीं थी। इससे क्या हुआ, वो चूजे जिनमें हैजे की लक्षण नहीं थे वो चीजें जिंदा बच गए, यानी कि इनका जो रिजल्ट था वो सकारात्मक निकला। अब इसके बाद क्या हुआ, मुर्गियों में हैजा की बीमारी रुक गई। फिर लुई ने क्या किया, गायों और भेड़ों में भी पता लगाने की कोशिश की कि उनके अंदर भी ये जीवाणु हो सकता है और फिर उनमें क्या क्या उन्होंने संक्रमण का संकट जो था उनको 90% तक उन्होंने कम करने की कोशिश की। और इनके दोस्तों ने मिलकर फ्रांस के गली गली शहर शहर में जाकर भैंसों, गायों और भेड़ों पे क्या किया, इन्होंने इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, कई सारे फ्रांस में क्या हुआ, कई सारे गाय और भेड़ों की जान इससे बच गई। जानवरों में आपस होने वाले संक्रमण पर तो लुई ने काबू पा लिया था, लेकिन अगली चुनौती थी जानवरों से मनुष्यों को कैसे बचाया जाए। 1885 में फ्रांस में कुत्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी और इसी के साथ आए दिन कुत्ते के काटने से घायल होने वाले लोग भी अस्पताल बहुत पहुंच रहे थे। तो पीड़ित के इलाज के दौरान 48 घंटे में ही मर जाते थे। जैसे ही उनको कुत्ता काटता था वे 48 घंटे में ही दम तोड़ देते थे। तो कोई भी दवा नहीं थी उस समय जो कुत्तों से मनुष्यों में होने वाले रेबीज के इन्फेक्शन को रोक सके। चूंकि लुई जीवाणुओं और संक्रमण पर काम कर चुके थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने उन्हें ही इस चुनौती का सामना करने के लिए कहा। लुई ने कुत्तों के रक्त में पहले बहने वाले जीवाणुओं पर अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। चूंकि जानवर के जीवाणु जानवर के शरीर पर तो काम कर सकते थे, लेकिन मनुष्य के शरीर पर भी सकारात्मक असर दिखाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए उन्होंने काफी सावधानी से इसका अध्ययन किया। जब लुई इसी विषय पर अनुसंधान कर रहे थे तब उनके पास एक महिला आई और उनके साथ था उनका 9 साल का बच्चा। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही उस बच्चे को एक पागल कुत्ते ने काट लिया है और उसकी हालत जो है वो हर घंटे लगातार खराब ही होती जा रही थी। तो लुई सोचने लगे कि मेरे पास जो इंजेक्शन है इसका मैं इस पे प्रयोग करूं कि ना करूं, क्योंकि अभी तक इंसानों पे उन्होंने प्रयोग किया ही नहीं था। तो अब लुई सोचने लगे कि करे कि ना करूं। तो उनके मन में एक विचार आया कि 2 दिन में तो ये वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि 2 दिन तो पूरे हो गए थे और 48 घंटे में ही लोग मर रहे थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इस पे परीक्षण कर लिया जाए। तो उन्होंने उस बच्चे को टीका लगा दिया और 14 दिन तक वही टीका वो लगाते रहे, थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ा के। इससे क्या हुआ, वो बच्चा एकदम ठीक हो गया और उसके अंदर थे रेबीज के सारे कीटाणु भी मारे जा चुके थे।
तो वो बच्चा जो था वो हाइड्रोफोबिया की चपेट में आने से बच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोफोबिया क्या होता है? तो जब किसी भी इंसान को कुत्ता काट लेता है तो वो इंसान क्या करता है, पानी से उसकी मौत हो जाती है, वो उसको पागलपन के दौरे होने लगते हैं और पानी में जाके ही उसकी मौत होती है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि वो पानी से बहुत ज़्यादा डरने लगता है। तो लुई पास्चर ने ढेर सारी खोजें की और ये काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगे थे। 1868 की बात है, पास्चर को लकवा भी मार गया था और उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। फिर भी पास्चर ने अनुसंधान जारी रखते हुए काम करना नहीं छोड़ा और 1895 में लुई पास्चर की मृत्यु हो गई। तो इसी यही वो महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रेबीज के टीके का इजाद किया था और आज के दिन यानी कि 6 जुलाई को इन्होंने रेबीज के टीके को सबसे पहले